हमारे बीच में सबसे पहले आएंगे आज पप्पू मास्टर जी हैं जो पिपलाड़ा से हैं, मसूरी, सुनिए ना, मसूरी, टासना मसूरी। ये टीचर हैं और सामाजिक कार्य करते हैं, जो स्कूल की छुट्टी के बाद अपने समाज में जाकर ये टेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों की एजुकेशन क्या है, लड़की लड़कों की, समाज की गतिविधि। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम गदाईपुर में हैं। ग्राम गदाईपुर खुर्जा के पास में पड़ता है, जिला बुलंदशहर में। सम्मानित अधिकारी की टीम के साथ हम वहाँ पर आए हुए हैं। उन्हीं से परिचय लेते हैं कि किसका क्या नाम है। आ जाओ। तुम अपना नाम और परिचय देते रहो, ज़्यादा वो नहीं देना होगा। भैया जी, आपका क्या नाम है? खड़े होकर बोलो, अपने हाथ में माइक ले लो। नकुल गौतम। क्या नाम है? नकुल गौतम। क्या नाम? इधर देखो, इधर। पढ़ाई कितनी करी है? पढ़ाई हाई स्कूल। हाई स्कूल? आगे पढ़ाई जारी है, बंद है? आगे बंद है पढ़ाई। ठीक है, उन्हें दो भैया जी। मेरा नाम वीरेंद्र गौतम। जय भीम बोलो पहले। जय भीम साहब। हाँ। मेरा नाम वीरेंद्र गौतम और मैं पढ़ाई जो जॉब कर रहा हूँ इस टाइम तो नोएडा में, एक्सपोर्ट लाइन में। अच्छा, एजुकेशन कितनी हासिल करी है? मैंने पढ़ाया कुछ खास नहीं है, 8वीं हूँ। बहुत अच्छी बात। हाँ, मगर अपना काम करो। नहीं बहुत है। जय भीम। मेरा नाम सौरभ गौतम। मैंने पढ़ाई इंटर तक की है और फिलहाल मैं अपनी भर्ती तैयारी कर रहा हूँ। बस उठो बोल। चलो बोल, नाम बोलो। नाम बोल बेटा। चलो इधर दो इन्हें, छोटे उठो जी, उठो। आपको अपना नाम और परिचय देना है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा नाम डोईलाल है सर। हाँ, डोईलाल सर। अच्छा, काम क्या करते हो? काम खेती कोई करते हैं। और क्या बीघा जमीन है? जमीन आवेगी 2-3 बीघा सी बस। 2 और 3 5 बीघे होगी। उठो भैया, बैठ दो वकील साहब। जय भीम साहब। मेरा नाम अतुल कुमार। मैंने एमए किया है। मैं फिलहाल में यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक, उठो। जय भीम। थोड़ा सा तेज बोल रहा, माइक में। जय भीम साहब। मेरा नाम धीरज है और मैं नोएडा में जॉब कर रहा हूँ। जो काई कंपनी में। पढ़ाई लिखाई कितनी करी है? हाई स्कूल फेल है। वेरी गुड। उठ बेटा, उठो। जय भीम। मेरा नाम रोहित कुमार, 9वीं क्लास पढ़ा हूँ। देखो हंसो, अभी रुको, थोड़ी देर की। जय भीम। मेरा नाम है टिंकू गौतम। मैं 8वीं क्लास पढ़ा हूँ। 8वीं क्लास पास है? पास हो गया? मिठाई खवाई तुमने? नहीं, चलो ले उठो बेटा, उठो। मेरा नाम है प्रियंका कुमारी। हाँ बोलो। 5। ठीक, ताली बजाओ भाई इस बेटी के नाम। 5 प्राथमिक विद्यालय जाफरनगर गदाईपुर। ठीक। ले उठो। मेरा नाम मोनू। जय भीम बोल पहला। जय भीम। मेरा नाम मोनू। 5वीं क्लास में पढ़ूं। 5वीं क्लास पढ़ा। ठीक, ताली बजाओ भाई। जाफरनगर गदाईपुर। गदाईपुर। वेरी गुड बेटा, बैठ जा। चल बेटा, खड़ो। नाम बता अपना। लव कुश कुमार। कौन सी क्लास पढ़ता है? फर्स्ट ए। स्कूल का क्या नाम है? स्कूल का बता। आर के एकेडमी साईपुर है, यही तो है? ठीक है, चलो लो। जय भीम। आज मेरा नाम हंसराज सिंह, जाफरनगर गदाईपुर। अपना ही काम कर रहे हैं, वैसे खेती कार्य का ही। थोड़ा सा तेज बोलो जो माइक में आ जाए। जय भीम साहब। जय भीम। हम तो खेती करते हैं। अच्छा, जमीन कितनी है? 2 बीघे सी है। 2 बीघे है? पक्की कच्ची? पक्की का मतलब समझते हो? 2 बीघे का 7 बीघे जमीन। चलो ठीक है, दो ना, इसे लौंडे को दो। वकील साहब लो। खड़ो बेटा। नाम बता। कृष्णा। पढ़ी रहे ना? कौन सी क्लास में? तीसरी क्लास में। चलो यहीं पे गाँव में? अच्छा, चल बैठ। उन्हें दो। खड़े। जय भीम। मेरा नाम रामस्वरूप है। मैं मजदूरी करता हूँ। पढ़ाई कितनी करी है? 8वीं। इन्हें तो बावजूद।
मेरा नाम शीशपाल सिंह है और मैं यहाँ पे गदाईपुर का रहने वाला हूँ और यहीं पे मजदूरी करता हूँ। पढ़ाई करिए कुछ? हाँ जी। क्या बच्चे हैं? 9th क्लास। बच्चे कितने हैं? 5। 5? चलो पंच प्यारे हो हमारे। चलो इधर गए उठो। नाम क्या? जय नाम क्या नाम? पूनम। पूनम। पढ़ाई लिखाई? 8वीं। उसके बाद कुछ नहीं। उठो बेटा तो इतने पूछ लो इनसे। जी बेटा नाम क्या है? रानी। पढ़ रहे ना? कौन सी क्लास में? कौन से स्कूल में? गदाईपुर में ही। अच्छा। इधर से उठो। पूरी नाम क्या है? नाम सलोनी। सलोनी। पढ़ती? कौन सी क्लास में? 7। कहाँ? अच्छा झाजपुर। आपने कहा कोई पढ़ी लिखी नहीं है कोई भी? हाँ पढ़ी लिखी नहीं है, हम तो घास खोद हैं। घास खोद हैं। चलो कोई बात नहीं, जय भीम बोल लो। पढ़ी लिखी नहीं है। जय भीम। चलो ठीक। चलो बाबा पूछ दो। बाबा की वीडियो बनाओ। ऐसे बोल दो बैठे रहे हो। नाम क्या? नाम बताओ। मेरा नाम देखराज। अच्छा। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 80 वर्ष है। 80 वर्ष? हाँ। जमीन कितनी है? जमीन 20 बीघे। 30 बीघे? अच्छा। गवर्नमेंट ने भी नहीं खरीदी? घर की आई थी। खरीदी थी ना दादा लाई। दादा। अच्छा। दादा लाई है ना? चलो ठीक है। पढ़ाई लिखाई तो कुछ करनी ना होगी? पढ़ी जी 5 पास करी। चलो बहुत बढ़िया। बहुत साधुवाद आपको। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, जैसे ही समय मिलता है समाज अपने घर परिवार से या जो निकालते हैं घर परिवार से, उसे आप जैसे लोगों के साथ में जो बुद्धिजीवी लोग हैं गांव-गांव जाकर के बाबा साहब की एक चर्चा, जो बाबा साहब का मिशन है, बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, कौन कौन महापुरुष हमारे समाज में हुए हैं, किस महापुरुष ने हमारे लिए क्या किया है, उसी की गांव-गांव जा कर के जो समय मिलता है उसकी बैठ के आप जैसे विद्वानों के साथ में चर्चा कर लेते हैं। साथियों, आज जो विषय है मेरा अपना, जो गांव की स्थिति है, जैसे अभी हमारे भाई पूछ रहे थे कि जी गांव में जो हमारी बहन बेटियां जो पढ़ी लिखी हैं या जो युवा हैं पढ़े लिखे, उन्हें थोड़ा भुला लीजिएगा। लेकिन आज स्थिति क्या है शिक्षा में गांव की, वो देख करके बड़ा दुख होता है। साथियों, अगर हम बात करें, क्योंकि जब हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था, वो तो एक समस्या थी, एक व्यवस्था ने हमारे ऊपर हर तरह के प्रतिबंध लगा के रखे हुए थे कि भी हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे, हम अच्छा खाना भी नहीं खा सकते थे, हम इस तरीके की पंचायत भी नहीं कर सकते थे, हम अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकते थे। लेकिन जब ये सब कुछ मिल गया, आखिर उसके बाद क्या कारण है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे? या तो कारण ये कि या तो मैं खुद शिक्षित नहीं, जब शिक्षित नहीं हूँ तो फिर मैं शिक्षा का जो महत्व है उसे क्या समझ पाऊंगा। मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी अपनी कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। देखिए, शिक्षा का बीज, ये जो माताएं बहनें बैठी हैं हमारी, आखिर इनमें सबसे पहले हमारे इस शोषित पीड़ित समाज के लिए शिक्षा का जो बीज बोया, वो आखिर किसने बोया? हमारे लिए कितने जो, क्योंकि बच्चे पढ़े लिखे नहीं है तो अब पूछने की बारी आती नहीं है कि पूछा किससे जाए। आखिर इन माँ बहनों के लिए सबसे पहला विद्यालय किसने खोला? अगर हम बात करते हैं माता सावित्रीबाई फुले की और ज्योतिबा फुले की, क्योंकि हमारे समाज को जो शोषित पीड़ित समाज था, उसे पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। इस हिंदू व्यवस्था में वो भी हिंदू व्यवस्था से थे, लेकिन उन्हें कितना अपने आप को अपमानित होना पड़ा जब उन्होंने ये बीड़ा उठाया था कि आखिर ये चीज़ आखिर क्यों मेरे समाज की ये सब काम क्यों हो रहे हैं। तो उन्होंने इन माताओं बहनों के लिए सन 1848 में पहला
जो स्कूल था वो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने अपनी मेहनत से खोला था। आखिर क्योंकि वो खुद भी पढ़ी लिखी नहीं थी, ज्योतिबा फुले पढ़े लिखे थे, उन्होंने अपनी घरवाली को पढ़ाना शुरू किया, सावित्रीबाई फुले को, जो राष्ट्रमाता है, अगर हम सही तरीके से कहें, शिक्षा की देवी है, शिक्षा की देवी अगर हम कहते हैं तो वो सावित्रीबाई फुले ही है हमारे समाज के लिए। उन्होंने पहला स्कूल खोला हमारे समाज के लिए। जब समाज के लिए, जब जैसे कि आज बैठे हुए हैं, क्योंकि कोई आता है और कोई नहीं आता, उस समय माता सावित्रीबाई फुले पर भी समाज के जो लोग थे या दूसरे समाज के भी जो लोग थे, उन पर कीचड़ फेंका करते थे, गोबर फेंका करते थे, आइए पढ़ाने के लिए, क्यों पढ़ाएगी समाज को। लेकिन उन्होंने बहुत कष्ट सहे, लेकिन एक चीज की अति हो जाती है, जब उन्होंने सोचा, देखा कि हद हो गई है, जिस समाज को मैं यानी पढ़ाना चाहती हूँ, जिस समाज की बहन बेटियों को मैं पढ़ाना चाहती हूँ, वही तुझे इतना अपमानित करता है, तो उन्होंने यही बात अपने पति ज्योतिबा फुले से शिकायत कर दी कि साहब अब मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इस समाज की महिलाओं को जा करके पढ़ाऊँ। उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि जब मैं जाती हूँ मेरे ऊपर यानी गोबर फेंका जाता है, कीचड़ फेंका जाता है, मुझे भद्दी गालियाँ दी जाती हैं, आखिर कब तक मैं ये चीज़। तो ज्योतिबा फुले ने क्या कहा था कि कोई बात नहीं है, समाज में कमी है, लेकिन आप एक चीज़ कर लें, क्योंकि आप दो साड़ी, एक दूसरी साड़ी रख के लेके जाया करें, और जब वहाँ जाया करें, रास्ते में जो कीचड़ या गोबर फेंकते हैं, वहाँ जाने के बाद आपने उस साड़ी को बदल लिया, और जो साफ साड़ी रहा करेगी उसे पहन करके आप उन जो माँ बहन बेटियाँ हैं उन्हें पढ़ाया करना। तो सावित्रीबाई फुले की समझ में आया। जब सावित्रीबाई फुले की समझ में आया तो उन्होंने ये कार्य आगे बढ़ाया। लेकिन जहाँ ये उस क्षेत्र की बात आ रही है कि आपने भी सुना होगा कि हमारे पूर्वजों के सामने गले में हांडी और पीछे झाड़ू हुआ करती थी, जहाँ पेशवाओं का राज हुआ करता था, ये उस जगह की बात है। लेकिन लोगों को, जो ब्राह्मण लोग थे, जो मनुवादी लोग थे, ये बात उन्हें हजम नहीं हो रही थी। ये बात उन्हें हजम नहीं हो रही थी कि एक शूद्र महिला, क्योंकि ज्योतिबा फुले माली जाति से थे, वो भी शूद्रों में आते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक शूद्र महिला जो हमारे शास्त्रों के अनुसार जिसे पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, वो शिक्षा दे सकती है हमारे शास्त्रों के अनुसार जिसे। तो उन्होंने एक पंचायत बुलाई, वहाँ के जो ब्राह्मण लोग थे, जो पेशवा थे, कि भाई हमारे क्षेत्र में जो ये सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले की जो घरवाली है, ये जो अपने समाज को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, ये हमारे धर्म शास्त्रों के विरुद्ध कर रहे हैं, ये कार्य नहीं होना चाहिए और इस पर अभी इसी समय प्रतिबंध लगना चाहिए। तो वहाँ के ब्राह्मणों ने एक अपनी पंचायत बुला ली, और उस पंचायत में ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले को भी बुलाया गया। पंचायत ने फैसला सुनाया कि जो सावित्रीबाई फुले जो अपने समाज की, जो शोषित पीड़ित समाज की जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, उन्हें जो पढ़ाने का काम करती हैं, ये हमारे धर्म शास्त्रों में नहीं है लिखा हुआ। वो पढ़ लिख नहीं सकती। अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगी तो ये अनर्थ है और बुरा हो जाता है, और वो विधवा हो जाती है। जो पढ़ाती लिखाती है वो हमारे शास्त्रों के अनुसार वो औरत विधवा हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से वो वहाँ पारित हो गया। जो वहाँ के ब्राह्मण लोग, जो पेशवाओं ने बुलाई थी, जो ब्राह्मणों ने उन पर एक मीटिंग बुलाई थी, उन्होंने सर्वसम्मति से पास कर दिया कि जी ज्योतिबा फुले और उनकी जो घरवाली है सावित्रीबाई फुले पढ़ाने लिखाने का काम नहीं करेंगी समाज में। उसी बीच में माता सावित्रीबाई फुले आगे आती हैं कि सभासदों, मैंने आपकी बात को बहुत ही गौर से सुना है, लेकिन आप मेरी बात सुने बगैर कोई भी निर्णय नहीं दे सकते। पहले आप मेरी बात भी सुन लें। आप लोग कहते हैं, और इतनी बात एक महिला का सन 1848 में, ये समझ लीजिएगा, उस समय किसी महिला का एक सभा में बोल जाना
क्योंकि ये प्रवृत्ति है ये, क्योंकि कि भाई आदमी के साथ सामने औरत को नहीं बोलना चाहिए। और उस समय जहाँ एक ब्राह्मणवाद चरम पर था उस समय में, और एक महिला आकर के ये बात चैलेंज कर दे कि सभासदों आज मेरी बात सुनना पड़ेगा। उनमें से जैसे ही माता सावित्रीबाई फुले ने ये कहा, जैसे बाबा बैठे हैं हमारे, एक बूढ़ा ब्राह्मण उठा और बड़ा क्रोधित होकर के कि ये क्या कहना चाह रही है, ये क्या कहती है। एक महिला की इसकी हिम्मत देखिएगा, हमारे धर्मशास्त्र जिसका हम विरोध कर रहे हैं और ये बड़ी मजबूती के साथ में वो चीज फिर से दोहरा रही है। तो जो एक मनुवाद था ना, जो ब्राह्मणवाद था, वो चरम पर था। लोग बड़े ही मतलब एक अनहोनी की आशंका थी कि इस परिवार को मार दिया जाए, जैसे कहीं गलत करें और पंचायत होने लग गई इसने बहुत गलत करा, तो लोग क्या अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं, भाई इन्हें मारो, इन्होंने गलत करा, धर्म के विरुद्ध काम करा। तो बहुत चरम पे बिल्कुल माहौल गरमाया हुआ था। लेकिन उन्होंने फिर भी बड़े शालीनता के साथ में फिर सावित्रीबाई फुले ने कहा कि सभासदों, मैंने आपकी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना है, लेकिन आप मेरी बात सुने बगैर आप इस पर कोई निर्णय नहीं ले सकते। उन्होंने अपनी बात कहना शुरू करा कि आप कहते हैं कि आपके धर्म शास्त्रों के अनुसार लड़की को या एक महिला को पढ़ लिख नहीं सकती। अगर वो पढ़ लिख जाती है तो उसका पति मर जाता है, वो विधवा हो जाती है। तो मैं आपको बताऊं मेरे माननीय सभासदों, क्योंकि पहली बात तो ये मैं दो जुर्म कर रही हूँ। माता सावित्रीबाई फुले ने कहा कि मैं दो जुर्म कर रही हूँ। पहली बात तो ये कि मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, और दूसरा जुर्म ये तुम्हारे शास्त्रों के अनुसार कि मैं लड़कियों को शिक्षा देती हूँ, महिलाओं को पढ़ाती लिखाती हूँ। लेकिन मैं आपके सामने खड़ी हूँ और मैं सुहागिन हूँ, क्योंकि उस समय राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले भी उनके साथ में थे। उन्होंने कहा कि मेरे पति मेरे साथ हैं और मैं सुहागिन हूँ। आप जो कहते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो अगर हमारे शास्त्रों के अनुसार पढ़ लिख ले तो वो विधवा हो जाती हैं। मैं तो दो पाप कर रही हूँ एक साथ, अपने समाज की महिलाओं को पढ़ा लिखा भी रही हूँ और लड़कियों को शिक्षित कर रही हूँ, और मैं सुहागिन हूँ और आपके सामने खड़ी हूँ। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? जो आपका कानून है उसे मैं नहीं मानती और मैं उसे झुटलाती हूँ। तो ये समझ लीजिएगा उस दिन से फिर बिगुल बच गया ब्राह्मणवाद का। तो साथियों, कहने का मतलब केवल इतना है कि एक समय था जब हमको शिक्षा नहीं दी जाती थी, जब प्रतिबंध था, लेकिन आज अगर शिक्षा की बात आती है तो कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे यानी इस देश पे शासन करेंगे। यही कहने का मतलब ये है कि जितने देखिए, एक लड़की अगर पढ़ेगी, एक लड़की पढ़ेगी तो वो कम से कम तीन परिवारों को रोशन करती है। एक लड़की पढ़ती है तो तीन परिवारों को रोशन करती है, और एक लड़का पढ़ता है तो वो तो केवल अपना ही करता है। कैसे? एक तो जहां वो पढ़ लिख रही है उस माँ बाप के जो उसके छोटे भाई बहन होते हैं उस पर भी वो ज़्यादा ध्यान देती है। दूसरी, जहाँ शादी होती है उसकी, उस परिवार में जाती है, उसको संपन्न करती है, वहाँ पे शिक्षा की बात करेगी। प्लस जब उसका परिवार चलेगा आगे, उसकी वंशावली आगे चलेगी, उसके बच्चे होंगे, तो वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बात करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी हमारी बहन बेटियां हैं, जो भी छोटे बच्चे हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल भेजें। अगर उन्हें भेजेंगे तो इस समाज में उजाला होगा। वरना देखिए, हम जैसे तो बहुत घूम रहे हैं, हमारी जो बहन बेटियां हैं वो समाज का जो आधा हिस्सा है वो नहीं निकल के आ रहा है। जब ये साथ खड़ी हो जाएंगे हमारे साथ में, तो जो बाबा साहब का मिशन है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि जब पढ़े लिखे नहीं है तो बाबा साहब को कैसे पढ़ेंगे? मुझे तो नहीं लगता कितने लोगों के पास में बाबा साहब की किताब हुए होंगे, अगर हम ये पूछे तो कैसे? तो साथियों, यही आप लोगों से गुजारिश है कि अपने जो भी बच्चे हैं नहीं है उनके पास भी वो मना कर रहे हैं, तो जो भी हैं जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं है, उसमें हमें नहीं लेना देना। लेकिन फिर भी हमारा कहने का मतलब है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी बड़े प्रोग्राम है। एक बात और है, अगर आपके पास के गांव में भी कोई प्रोग्राम हो कि भी बाबा साहब के यानी मिशनरी आए हैं, बाबा साहब के नाम पे चर्चा होनी है, तो आप लोगों से केवल एक ही गुजारिश है, जो युवा हैं वो तो खास करके जिन भाइयों को काम नहीं होता है, कभी कभी देखिए अगर बाबा साहब हमारे लिए त्याग ना करते तो शायद हम आज इस स्थिति में ना होते।
ठीक है ना। तो आप लोगों को कम से कम उनकी चर्चा, जो लोग आते हैं बाहर से, भाई ऐसा नहीं है मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मेरा बेटा है वो पोस्ट ग्रेजुएट है, इस समय MC यानी फाइनल है, मेरी बेटी है जो बेटे से छोटी है वो बीटेक फाइनल इस साल है, और जो मेरी छोटी बेटी है वो BSc यानी बायोलॉजी से। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम शिक्षा की तरफ चलेंगे, मेरे पिताजी अनपढ़ थे, मैं पोस्ट ग्रेजुएट उन्होंने करा दिया, तो क्या मेरा हक नहीं बनता मैं अपने बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएट कराऊं? पोस्ट ग्रेजुएट की एक सीमा होती है जो शिक्षा की, उसके आगे वो PhD करे क्या करे वो फिर बच्चे के दिमाग के ऊपर काम करता है। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब केवल यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, और जहां भी बाबा साहब की चर्चा हो, चाहे गांव में हो चाहे दूसरी जगह हो, और जो ये गांव का थोड़ा बहुत आपसी मतभेद चल रहा है उसे भुला करके सबको बैठाने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। आप सभी लोगों को जय भीम, नमस्कार। जय भीम। तेज आवाज में, ऊंची आवाज में सब बच्चे सभी बोलेंगे जय भीम। तो आता ही तो वो अनोखी चीज नहीं है ऐसी, एक बार तेज आवाज में बोलेंगे सब, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आपको बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम।